नमस्कार आप सभी को बिहार राज्य विशेष की प्रारंभिक परीक्षा विशेष की कक्षा में स्वागत है आप सभी का। और आज जैसे कि आपसे बात हुई थी कि हमारा राज्य व्यवस्था जो है वो चित्रात्मक परिस्थिति समाप्त हुई थी और उसके बाद हमारी बात हुई थी कि किस नए विषय को आपके साथ शुरू किया जाए, प्रारंभ किया जाए। तो आप में से बहुत सारे छात्रों ने राय दिया था भूगोल को लेकर। तो आज से जो आपकी चर्चा देखने को मिलेगी, अगले 3-4 कक्षाएं जो भी आपकी चित्रात्मक मिलेंगी वो भारत के भूगोल से संदर्भित होगा, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में भारत का भूगोल अंकित है और विश्व के भूगोल से यदि कोई प्रश्न बनता है तो कहीं ना कहीं समसामयिक संदर्भों से जुड़ा होता है, समसामयिक महत्व का प्रश्न होता है और करंट अफेयर्स के रूप में आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो आपको ज्यादा जो फोकस करने की जरूरत है वो भारत के भूगोल पर है और उसी के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज सबसे पहले भारत के भूगोल के अंतर्गत हम भारत के भौतिक विभाजन को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत का स्थान क्या है विश्व भर में। भारत के बारे में क्या धारणाएं हैं, क्या स्थान है भारत का, उसके बारे में हम बताते हैं। क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें याद रखना है। सबसे पहली बात आपको पता होगा कि भारत जो है एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। इतना तो निश्चित रूप से सबको पता होगा, क्योंकि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी तो जानकारी होगी कि कितने महादेश हैं और आप जिस देश में रहते हैं वो किस महादेश का हिस्सा है। तो एशिया महाद्वीप में अवस्थित है भारत और एक दक्षिण एशियाई देश है भारत, ये आपको पता होना चाहिए। संपूर्ण विश्व की यदि हम बात करें तो लगभग 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है, या दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए कि भारत जो है वो संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये कहां से आंकड़े आए हैं? ये जनगणना 2011 के आंकड़े हैं। आगे जब आएंगे तो उस आधार पे हम चीजों को देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम भारत की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है ये 7वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान रखता है। इसमें रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील व ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। संसार के क्षेत्रफल का यदि बात करें, जैसे आपने देखा कि संसार की लगभग विश्व की लगभग 17.5% जो जनसंख्या है उसका प्रतिनिधित्व करता है भारत। तो भारत यदि 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है तो भारत के पास यदि हम बात करें तो विश्व के जो कुल भूमि है उसका कितना क्षेत्रफल भारत के पास है, तो यदि हम बात करें तो संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग जो है वो भारत के पास है। यह भी फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है। तो जनसंख्या याद रख लीजिएगा कितने का, एक अनुमान होना चाहिए, ठीक है। यदि आप 17 भी याद रखते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है भारत के क्षेत्रफल की। अब यहाँ पे क्या है कि क्षेत्रफल को आपको पूरा याद करना पड़ेगा, एक भी डिजिट है वो आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें क्या किया जाता है, डिजिट का अंतर कर दिया जाता है, लास्ट में चेंज कर दिया जाता है, तो उससे समस्या आपको ना हो, तो इसलिए इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके सबसे पहले। और आपको बता दें कि इसका नोट्स भी आप इस आधार पे तैयार कर सकते हैं। अपना नोट्स होता है तो चीजें बहुत बेहतर होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा भौगोलिक आकृति। यदि भारत का मैप आप देखते होंगे तो भारत की जो भौगोलिक आकृति है वो चतुष्कोणीय है। क्या है? चतुष्कोणीय देखने को मिलती है। भारत भूमि का जब विस्तार की बात करते हैं तो भारत भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर देखने को मिलता है। तो एक चीज ये है, फैक्ट पता होना चाहिए कि भारत भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर देखने को मिलता है। अक्षांशीय विस्तार की यदि हम बात करें तो संपूर्ण भारत जो है ये जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है और मतलब उत्तरी अक्षांशों पर यह भारत विस्तारित है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार में आपको देखने को मिलेगा कि भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है और पूर्वी गोलार्ध में आने के कारण जो भारत का विस्तार होता है देशांतरीय, वो पूर्वी देशांतर में ही लिखा जाता है। अवस्थिति की बात करें तो आप जानते हैं कि भारत के दक्षिण में आपको हिंद महासागर देखने को मिलता है, या दूसरे शब्दों में बोले तो आप कह सकते हो कि हिंद महासागर के उत्तर में आपको भारत देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे और इसके बाद देखते हैं। सबसे पहले बात आती है अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को हम
भारत के संदर्भ में अब हम यहाँ पे समझने का जानने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा भूमध्य रेखा क्या होती है। भूमध्य रेखा के साथ साथ आपको पता होगा कर्क रेखा क्या होती है। कर्क रेखा के साथ साथ आपको पता होगा मकर रेखा क्या होती है। यदि नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें महत्वपूर्ण हैं, बेसिक हैं, और आज जो आप सीख रहे हो इसका बेसिक है, इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं भूमध्य रेखा किसको कहते हैं, कर्क रेखा किसको कहते हैं और मकर रेखा किसको कहते हैं, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और लाइट का जिनको इशू आ रहा हो, एक दो वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, कमेंट आपका आ रहा था लाइट का इशू, और लाइट का जो इशू है एक दो दिन में आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए चीज़ों को, क्योंकि यदि आपको कुछ स्पष्ट नहीं दिखता है या लाइटिंग के कारण समस्या आती है तो मैं वर्बली उन चीज़ों को जो है लगातार उच्चारण उनका कर रहा हूँ, तो उससे क्या है कि आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की नोट्स बनाने में असुविधा नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए तो आइए देख लेते हैं इससे जुड़े हुए फैक्ट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में ये विभाजित करती है। भूमध्य रेखा क्या है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब भूमध्य रेखा के बाद अब इसको थोड़ा सा मोड चेंज कर दिया है, उम्मीद करता हूं कि अब स्पष्ट दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, अब भूमध्य रेखा हमने देख लिया कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में ये विभाजित करने वाली रेखा होती है। अक्षांश रेखा के बारे में यदि हम बात करें तो अक्षांश रेखा क्या होती है, पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है उसको आप बोलते हो अक्षांश रेखा। याद रखिएगा, अक्षांश रेखा की बात हो रही है, तो पृथ्वी की चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई जो रेखा है उसको आप अक्षांश रेखा कहते हो। फिर इसके बाद बात आता है कि अक्षांश की परिभाषा यदि हम बात करें तो क्या होना चाहिए, तो विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई जो कोणीय दूरी होती है उसको आप बोलते हो अक्षांश। तो याद रखिएगा, अक्षांश रेखा क्या है वो आपको पता हो गया, अक्षांश क्या है वो आपको पता हो गया। अब इसके बाद बात आता है कि जैसे कि आप देखते होंगे उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, तो इसका हम निर्धारण कैसे करते हैं। भूमध्य रेखा के जो भाग ऊपर है, यदि हम वहां पे कोई भी कोणीय दूरी नापते हैं पृथ्वी के केंद्र से तो उसको उत्तरी अक्षांश में लिखा जाएगा। यदि पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के दक्षिण में हम कोई दूरी मापते हैं तो वहां पे उसको दक्षिणी अक्षांश लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब है भूमध्य रेखा के यदि उत्तर है तो उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा के यदि दक्षिण है तो उसको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं आप कहेंगे। इसके बाद एक शब्द आता है विषुवत वृत्त, और विषुवत वृत्त का ही अन्य नाम है भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध होता है, यह भी फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती हैं उनका मापन कैसे करते हैं। तो अक्षांश का मापन हम किन में करते हैं, अंश, मिनट और सेकंड के द्वारा हम अक्षांश का मापन करते हैं। अंश, मिनट और सेकंड के द्वारा हम अक्षांश का मापन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अक्षांश रेखाओं से जुड़े हुए कुछ तथ्यों की यहाँ पे बात की जा रही है और विशेष रूप से आपके पृथ्वी से संदर्भित है, और आप कह सकते हो कि यहाँ से प्रश्न बेसिक है तो यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं। जैसे 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी कितनी होती है, तो आपको पता है ये दूरी होनी चाहिए कितनी, 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या है वो आपको देखने को मिलता है 179। 179 कैसे, एक तो आपकी हो गई विषुवत रेखा जिसको फर्स्ट अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश रेखाएं जो हैं वो 89 89 देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी कुल अक्षांश रेखाएं कितनी देखने को मिलेंगी, 89, और तीनों को जोड़ दोगे तो योग आएगा 179। इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि यदि आपसे पूछ लिया जाए 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो मिनिमम यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो इनकी संख्या है वो आपको याद रख लेना है 89,
दक्षिणी गोलार्ध में कितनी संख्या होती है 89, और एक जो है जो आपकी पहली अक्षांश रेखा जिसको बोलते हैं वो कौन सी होती है, वो आपकी हो गई विषुवत जिसको फर्स्ट अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। तो टोटल याद रखिएगा संख्या 179। आगे बढ़ते हैं और अब बात आती है प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा क्या होती है, कई बार प्रश्न बनता है कि प्रधान यामोत्तर रेखा पर टिप्पणी लिखिए। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों में इस तरह के प्रश्न आते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि प्रश्न का जो जवाब है 2 पंक्तियों में और 3 पंक्तियों में देना होता है, कुछ 15 शब्दों 20 शब्दों में देना होता है, तो वहां पर इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में इस तरह के प्रश्न बनते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा क्या होती है। तो प्रधान यामोत्तर रेखा की जब बात करें तो इसका अन्य नाम जो है वो है 0 डिग्री देशांतर। चाहे आप 0 डिग्री देशांतर बोलो, चाहे आप प्रधान यामोत्तर रेखा बोलो, इसको क्या बोलते हैं, यह एक काल्पनिक रेखा भी है और यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। तो इसको क्या बोला जाता है, प्रधान यामोत्तर रेखा को एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। इसके साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए कि यही प्रधान यामोत्तर रेखा है जो पूरे पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो प्रधान यामोत्तर रेखा से जुड़ा हुआ विशिष्ट तथ्य यदि हम बात करें तो आप बता सकते हो कि इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है और इस रेखा के द्वारा पृथ्वी का 2 बराबर भागों में विभाजन भी किया जाता है। तो ये तो हो गया प्रधान यामोत्तर रेखा के बारे में। इसके बाद बात आता है देशांतर रेखाएं। हमने देखा अक्षांश रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, अब बात आती है देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाओं की जब बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एक जानकारी होनी चाहिए कि प्रधान यामोत्तर, जैसे अभी आपने देखा था भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के ऊपर में उत्तर में उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश। उसी प्रकार से जब देशांतर रेखाओं की आप बात करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व, जैसे ये आपका ग्लोब है, ये मान लो आपका ग्लोब है, ये आपका प्रधान यामोत्तर हो गया। तो प्रधान यामोत्तर के दोनों तरफ पूर्व और पश्चिम, प्रधान यामोत्तर के पूर्व और प्रधान यामोत्तर के पश्चिम, ये जो रेखाएं आपको देखने को मिल रही हैं, ये जो काल्पनिक रेखाएं आपको देखने को मिल रही हैं, जो दोनों ध्रुवों को मिला रही हैं, जो दोनों ध्रुवों को मिला रही हैं, इनको बोलते हैं, इन काल्पनिक रेखाओं को बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं के संदर्भ में एक चीज और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम ध्रुवों से दूर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ध्रुवों से पृथ्वी के केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा कि ध्रुवों से जैसे जैसे, आप दूसरे शब्दों में बोल लीजिए कि जैसे जैसे ध्रुवों से हम विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा कि देशांतर रेखाओं की जो मध्य की दूरी है वो बढ़ रही है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे यहाँ सेंटर तक या भूमध्य रेखा तक, आपको देखने को मिलेगा 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो बढ़ रही है। जैसे जैसे ध्रुवों के पास जाते हो आप देखते हो कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो कम होती है और जब ध्रुवों पर पहुंच जाती है तो वो शून्य हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो अधिकतम होती है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कहां पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है या अधिकतम होती है, तो आपको बताना है कि यह जो है विषुवत रेखा पर होती है और ये जो दूरी होती है ये होती है 111.33 किलोमीटर। तो इस दूरी को भी याद रखिएगा, इस डिजिट को भी याद रखना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देशांतर रेखाओं को हमने बात कर लिया, अब हम भारत के विस्तार की बात कर रहे हैं। भारत के विस्तार में यदि हम बात करें, मान लीजिए ये भारत के विस्तार की बात यहाँ पे हो रही है, तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत के विस्तार के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इनका मुख्य भूमि का जो विस्तार है कितना है। तो यहाँ पे जब आप बात करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आपको देखने को मिल रहा है अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक देखने को मिल रहा होगा। इनमें जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो कभी नहीं भूलना है, सबसे पहली बात कि भारत भूमि का जो विस्तार है, जब अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं
हमेशा उत्तरी अक्षांश में होगा। तो कई बार क्या है, परीक्षा में डिजिट सही दिया होता है लेकिन उत्तरी अक्षांश के स्थान पे दक्षिणी लिख देता है, पूर्वी लिख देता है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि जब देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत जो है हमेशा पूर्वी देशांतर में है, जब अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत हमेशा उत्तरी अक्षांश में है। यदि आप इसको याद रखेंगे तो आपकी जो चीजें हैं वो आसान हो जाएंगी, आंसर में एलिमिनेट करना आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, बाकी ये सब डिजिट याद होनी चाहिए। अब बात आती है भारत के जुड़े हुए विशिष्ट तथ्यों के बारे में। सबसे पहले आप जानते हो कि भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में पूर्णतः अवस्थित है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब विस्तार की बात आती है तो भारत का जो विस्तार है वो उष्ण कटिबंध में भी है और उपोष्ण कटिबंध में भी है। मतलब भारत में उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों के आप कह सकते हो जो कारक हैं वो देखने को मिलते हैं। ये दोनों कटिबंधों में भारत का विस्तार आपको देखने को मिलता है। अब बात आती है भारत और कर्क रेखा से जुड़े हुए फैक्ट। ठीक है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिनसे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे यदि हम बात करें भारत एवं कर्क रेखा के बारे में तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए भारत एवं कर्क रेखा से जुड़े हुए विशिष्ट तथ्यों के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिन की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में यदि हम बात करें सूर्य के उत्तरायण स्थिति के कारण जो दिन की अवधि होती है वो उत्तरी गोलार्ध में आप कह सकते हो ज्यादा होती है। कब? सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति में। दूसरी बात आपको पता होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा के संदर्भ में यदि हम बात करें तो कर्क रेखा क्या होती है? विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम बोलते हैं कर्क रेखा। और सूर्य जब उत्तरायण होता है, जैसे इस समय, क्योंकि आप देख रहे हैं भारत में गर्मी पड़ रही है, ठीक है, मतलब सूर्य उत्तरायण था अभी तक, लेकिन उत्तरायण कब तक रहता है? ये उत्तरायण जब होते जाता है सूर्य तो अधिकतम कर्क रेखा तक जाता है। और कर्क रेखा तक जाता है वो तिथि क्या होती है? वो 21 या 22 जून की तिथि होती है। और इस दौरान जो है सूर्य अधिकतम दूरी उत्तरी गोलार्ध में तय करता है। आज की स्थिति क्या होगी? आज की स्थिति की यदि बात करें, जुलाई माह की यदि बात करें, तो सूर्य अब उत्तरी गोलार्ध से जहां पे एक कर्क रेखा तक पहुंचा था वहां से अब यह पुनः विषुवत रेखा की तरफ आप कह सकते हैं गति कर रहा है। पुनः विषुवत रेखा को पार कर ये दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा। तो वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो सूर्य की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध से विषुवत रेखा की तरफ आपको देखने को मिलती है। 21-22 जून के बाद, मतलब जून माह के बाद जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध से आप कह सकते हो शिफ्ट करता है, मतलब विषुवत रेखा की तरफ मूव करता है। और आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया है कि सूर्य एक माह में कितने डिग्री गति करता है, कितने अक्षांश की गति करता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कई बार मैंने करंट अफेयर्स में भी बताया है कि सूर्य का जो मूवमेंट है एक माह में अधिकतम कितने अक्षांश तक होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, कर्क रेखा का गुजरना, आप जानते हैं कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर कर्क रेखा जाती है। यदि इनका हम क्रम बात करें, पूर्व से पश्चिम क्रम बात करें या पश्चिम से पूर्व क्रम बात करें, तो आपको ये क्रम देखने को मिलेगा। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्य त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल मिलाकर 8 राज्य हैं भारत के और इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। एक बार मेरे साथ बोलिएगा। सबसे पहले पश्चिम में गुजरात, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये तो हो गया इनका पश्चिम से पूर्व क्रम। एक बार फिर से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। निश्चित रूप से 4-5 बार ये आप रटेंगे, याद हो जाएगा। और ये बहुत कॉमन सा प्रश्न है, पूछा जाता है, तो यहाँ पे इतना आसान सा प्रश्न आ जाए तो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है मानक समय की। ठीक है, मानक समय के बारे में देख लेते हैं। भारतीय मानक समय जो है उससे संबंधित हम तथ्यों की अब हम बात कर रहे हैं। तो
तो आपको पता होगा जब बात आती है भारतीय मानक समय की, तो भारतीय मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, ये आपको पता होगा। ये भारत का मानक समय है। और आपको बता दें कि ये जो पूर्वी देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये उत्तर प्रदेश में नैनी से होकर गुजरती है। विशेष रूप से आज का जो प्रयागराज जिला है उसमें एक स्थान पड़ता है नैनी, और ये नैनी से होकर गुजरती है। दूसरा जिला आपको देखने को मिलता है मिर्जापुर। तो याद रखना है प्रयागराज और मिर्जापुर से होकर ये रेखा गुजरती है। साथ ही साथ यदि हम बात करें इसके अन्य नाम की, तो इसका अन्य नाम है प्रामाणिक माध्याह्न रेखा। ठीक है, भारतीय मानक समय विशिष्ट तत्व या प्रामाणिक माध्याह्न रेखा या भारतीय मानक समय रेखा, दोनों चीजें एक हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का संबंध भारत के 5 राज्यों से है। अभी तक जैसे आपने देखा कर्क रेखा के बारे में आपने देखा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसी प्रकार से जो आपकी मानक रेखा है, मानक समय रेखा है, ये भी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जहां से होकर मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। फिर से बोलिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो भारतीय मानक समय की यदि हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ग्रीनविच माध्य समय जो है उससे 5.5 घंटा आप कह सकते हो वो हम आगे हैं। 5 घंटा 30 मिनट हम आगे हैं। और कारण इसका क्या है? इसका कारण है कि जो प्रधान यामोत्तर रेखा है उसके पूर्व में स्थिति, प्रधान यामोत्तर के पूर्व स्थिति के कारण यह कारण है। ठीक है, पृथ्वी का 24 घंटे में 360 डिग्री जो घूमना है वो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी आपको देखने को मिलता है 360 है। तो ये भी एक विशिष्टता है, ये भी पता होना चाहिए। अब इससे जुड़े हुए कुछ विशिष्ट तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? तो 180 पूर्व में, 180 पश्चिम में, तो कुल कितना हो गया? देशांतर रेखाओं की संख्या हो गई 360। इसके साथ साथ महान वृत्त क्या होता है? महान वृत्त होता है सभी देशांतर रेखाओं द्वारा पृथ्वी का 2 बराबर भागों में जो विभाजन है वो महान वृत्त द्वारा ही होता है। प्रधान यामोत्तर क्या होता है? प्रधान यामोत्तर से संबंध में ये याद रखना है, प्रधान यामोत्तर से पूर्व दिशा में जाने पर जो समय है वो जीएमटी से आगे है। प्रधान यामोत्तर से पश्चिम दिशा में जाने पर समय जीएमटी से पीछे। तो याद रखिएगा ये फैक्ट कि प्रधान यामोत्तर जो रेखा है उससे पूर्व दिशा में जाने पर समय जीएमटी से आगे, और प्रधान यामोत्तर रेखा से पश्चिम जाने पर समय जीएमटी से पीछे। ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। इसके साथ साथ प्रधान यामोत्तर रेखा से जुड़ा हुआ एक फैक्ट यह पता होना चाहिए आपको कि 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से 12 घंटे आगे होता है। ठीक है, इसी तरह से 0 से 180 डिग्री पश्चिम जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य समय से 12 घंटे पीछे। ठीक, आगे यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिल रहा होगा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है, और इसके संबंध की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़कर यह रेखा निर्धारित की गई है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को भी जानकारी आपको रखनी है। अब बात आता है कि भारत में दूरस्थ स्थित बिंदु कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें सुदूर उत्तरी राज्य की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, सुदूर उत्तरी राज्य की यदि हम बात करते हैं भारत के, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का नाम आता है। सुदूर पूर्वी राज्य की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है। सुदूर पश्चिमी राज्य की बात करते हैं तो गुजरात का नाम आता है। और सुदूर दक्षिणी राज्य की बात करते हैं तो तमिलनाडु राज्य का नाम आता है। ठीक है, भारत के सुदूर स्थित जो राज्य हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आता है राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक दूर स्थित। तो आप जानते हैं सबसे
उत्तरी भाग में यदि हम बात करते हैं तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख आपको देखने को मिलता है। और सबसे दक्षिणी भाग में यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप आपको देखने को मिलता है। फिर इसके बाद बात आता है भारत के सुदूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार बने हैं और बनने की संभावना भी हमेशा रहती है। जैसे अभी आपने देखा कि भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है तो वो कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा और इसका नाम है किबुथु। ठीक है, तो याद रखना है किबुथु जो है ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं सबसे पश्चिमी बिंदु की तो आपको देखने को मिलता है गुहार मोती। गुहार मोती जो है ये गुजरात में है और ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे दक्षिणी बिंदु की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, पहला कन्याकुमारी, तमिलनाडु भारत की मुख्य भूमि का यदि हम बात करें, भारत की मुख्य भूमि में बात करें तो कन्याकुमारी। यदि हम भारत के मुख्य जो भूमि है उसके बाहर बात करें तो आपका नाम आता है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में देखने को मिलता है। तो दक्षिणी बिंदु में दोनों याद रखना है कि मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी तमिलनाडु को टिक करना है, और यदि आप कह सकते हो मुख्य भूमि के बाहर की बात हो रही है तो इंदिरा पॉइंट आप नाम याद रखिएगा जो कि ग्रेट निकोबार में आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गए भारत के सबसे पूर्वी स्थित बिंदु, भारत के सबसे पश्चिमी स्थित, या आप कह सकते हो भारत के सबसे दूर स्थित स्थान कौन से हैं। फिर बात आती है सीमावर्ती देश। हमारे सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। आप जानते हैं हमारी सीमाएं जो है, कोई भी जो सीमा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक सीमा, एक होती है मानव निर्मित सीमा। भारत की जो अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं हैं वो दोनों प्रकार से हैं। प्राकृतिक सीमाएं भी हैं हमारी कुछ देशों के साथ और हमारे कुछ देशों के साथ मानव निर्मित सीमाएं भी हैं। जैसे स्थलीय सीमा की यदि हम बात करते हैं तो आपको पता होगा हमारे उत्तर दिशा में देखने को मिलता है चीन नेपाल, हमारे उत्तर पश्चिम में देखने को मिलता है अफगानिस्तान, हमारे पश्चिम में देखने को मिलता है पाकिस्तान, हमारे पूर्व में देखने को मिलता है बांग्लादेश म्यांमार, हमारे उत्तर पूर्व में देखने को मिलता है भूटान। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं, चीन नेपाल अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश म्यांमार भूटान, ये हमारे स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं। ठीक है, अब बात आती है भारत की। तो आपको बता दें भारत के संदर्भ में सबसे पहले जो हमारी भू सीमा है वो 15,106.7 15,106.7 किलोमीटर लंबी है। द्वीप क्षेत्र सहित यदि हम बात करें तट रेखा की तो आपको देखने को मिलता है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। द्वीप सहित जो हमारी तट रेखा की लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर है। और यदि हम बात करें अपने भू सीमा की तो 15,106.7 किलोमीटर देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं हम मानव निर्मित सीमा वाले राज्य और प्राकृतिक सीमा वाले राज्य। अब इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, आप कह सकते हो। पाकिस्तान मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार से भारतीय सीमा का साझेदार देश है। पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है मानव निर्मित भी है और प्राकृतिक सीमा भी हमारी पाकिस्तान के साथ लगती है। यदि हम बात करें भारत मानव निर्मित सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है तो भारत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हम मानव निर्मित सीमा साझा करते हैं। चाहे नेपाल की बात करो, भूटान की बात करो, तिब्बत की बात करो, इन सब के साथ जो है वो हम प्राकृतिक सीमा साझा करते हैं। इसी प्रकार से आप पूर्वोत्तर भारत में चले जाओ, म्यांमार हो गया, उसके साथ भी हम प्राकृतिक सीमा साझा करते हैं। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। हमारे निकटतम पड़ोसी देशों की यदि हम बात करें तो कुल निकटतम पड़ोसी देश जो है वो हमारे 9 देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। 2 हमारे और पड़ोसी देश हैं जिनसे स्थलीय सीमा तो नहीं लगती है लेकिन हमारे जलीय सीमा आप कह सकते हो बहुत करीबी हैं। पहला है मालदीव, दूसरा है श्रीलंका। तो ये भी हमारे पड़ोसी देश हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। भारत में वह स्थान कहां पे है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। तो ये स्थान आपको देखने को मिलता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में आपको बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मेल आपको देखने को मिलता है। वह भारतीय राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है,
तो याद रखिएगा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जो राज्य है वो है त्रिपुरा। ठीक है, इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा इसका उदाहरण है, अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है, क्योंकि आप भी जानते होंगे किस प्रकार से पाकिस्तान का गठन हुआ। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच माध्य समय GMT के मध्य कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है, ये आपको अभी बताया गया। भारतवर्ष में गांवों की संख्या की यदि हम बात करें तो भारतवर्ष में 2011 की जनगणना की यदि हम माने तो 6,40,932 गांव देखने को मिलते हैं। 6,40,932 गांव 2011 की जनगणना के अनुसार हमें भारत में देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात आता है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, तो सबसे छोटी किसके साथ है? सबसे छोटी सीमा हमारी अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, अब बात आ रही है भौतिक विभाजन की। ठीक है, तो भारत के प्राकृतिक प्रदेशों की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हो कि भारत के जब प्राकृतिक प्रदेशों की यदि हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि पहला हो गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा हो गया विशाल मैदान, तीसरा हो गया प्रायद्वीपीय पठार और चौथा हो गया तट एवं द्वीप। तो मुख्य रूप से कई जगहों पे 5 भागों में बांटा जाता है, कई जगहों पे 4 भागों में ही समेट दिया जाता है। तो मुख्य रूप से प्राकृतिक प्रदेशों का जब आप वर्गीकरण करते हैं तो ये 4 प्रकार आपको अवश्य पता होना चाहिए, और इन मुख्य परीक्षा में आप उत्तर लेखन कर रहे हैं तब भी आपको इन्हीं चारों को आधार बनाकर लिखना चाहिए। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप को एक साथ जोड़कर एक बेहतर उत्तर आपको लिखना चाहिए। तो ये हो गया, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है आगे कुछ अन्य तथ्यों की, जैसे भारतीय स्थल पिंड। आप जानते हैं कि आज जहां भारत का स्थल है, आज जहां भारत की आप कह सकते हो मैप में आप देखते होंगे, क्या पूर्व में भी भारत यहाँ पर रहा होगा? आपने देखा होगा, प्लेट विवर्तन की आपने पढ़ा होगा, और इसके साथ साथ आपने देखा कि किस प्रकार से विभिन्न महादेश जो है वो बने, किस प्रकार से पृथ्वी विखंडित हुई। इन सब के बारे में आपने देखा होगा, बेसिक है, निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा, कुछ सिद्धांतों के बारे में भी। तो यहाँ पे जो बेसिक जानकारी है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम एक तरफ से तो पढ़ नहीं रहे, उतना समय हमारे पास नहीं है एक एक थिंकर को पढ़ें। ठीक, तो यहाँ पे भारतीय स्थल पिंड की यदि हम बात करें तो भारतीय स्थल पिंड इतना जानिएगा कि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और गोंडवाना लैंड के हिस्से के अंतर्गत और कौन से देश आते हैं? भारत आता था, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। मतलब आज जो भारतीय भूभाग है ये पहले ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें, यदि बात करें कि इसका विभाजन कब हुआ, तो मध्यजीवी कल्प में, मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व जो है संवहनीय धाराओं द्वारा जो है इसका विभाजन किया गया, गोंडवाना लैंड का विभाजन किया गया। और जब विभाजन हुआ तो उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा में विस्थापन हो गया। परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट जो है, ये छोटी प्लेट है, ये जाकर यूरेशियन प्लेट जो कि बड़ी प्लेट है उससे टकरा गई, और उससे टकराव के बाद आज की यह स्थिति आपको देखने को मिलता है। और आपको देखने को मिलता है कि जहां जहां इस तरह की टकराहट हुई है वहां वहां आपको पर्वत देखने को मिलते हैं, जैसे भारत के संदर्भ में हिमालय। इसी तरह से यदि आप अफ्रीका जाएंगे वहां भी आपको देखने को मिलता है, दक्षिण अमेरिका देखेंगे वहां भी आपको देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया आप देखते हैं वहां भी आपको देखने को मिलता है। तो जहां 2 प्लेटों की टकराहट हुई है वहां इस तरह का भूभाग कैसे जनरेट होता है, क्या इसमें मैकेनिक है या क्या इसकी थिंकिंग है, उसके बारे में निश्चित रूप से जब डिटेल में हम बात करेंगे तो वहां पे बात होगी। हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं का विकास की बात करते हैं तो भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के मध्य टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित तेथिस सागर में अवसादी चट्टान में वलय की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है वो हिमालय का निर्माण हुआ, और ये आप सभी जानते हैं, प्लेट विवर्तन की में आपने इसको पढ़ा होगा। अब बात आती है प्रायद्वीपीय पठार से संदर्भित तथ्य। प्रायद्वीपीय पठार की जब बात करते हैं तो आपको पता होगा कि पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग जो है वो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग जो है यदि हम बात करें वह भी प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार का व्यवसायी यदि हम बात करें तो मेघालय का पठार है। भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भारत में मालदा गैप द्वारा जो है ये पृथक हुआ है, आपको पता होगा। ठीक है, साथ ही साथ प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से हुआ है। अब इसमें कुछ चीजें और हैं जो आपको पता होना चाहिए इस संदर्भ में, ये चीजें जरूरी हैं, ये फैक्ट आपके लिए जरूरी हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य आपके परीक्षा के लिए जरूरी तथ्यों की। जैसे हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला क्या दर्शाती है। आप जानते हैं जब भी आपको मुख्य परीक्षा के लिए लिखने को बताया गया, हमेशा क्या बताया जाता है कि हिमालय जो पर्वत है ये युवा स्थलाकृति है, युवा पर्वत है, तो नवीन पर्वत है, तो ये युवा स्थलाकृति को दर्शाता है। अत्यधिक ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां कहाँ से संदर्भित हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित हैं। पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? आप जानते हैं पाताल तोड़ कुएं यदि हम बात करें भारत की तो हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे आगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब इसमें आप देखेंगे कि बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन सी हैं। तो बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है माउंट एवरेस्ट का। किसका नाम आता है? माउंट एवरेस्ट का। और माउंट एवरेस्ट की आज की तिथि में ऊंचाई है 8,848.86 मीटर और ये नेपाल एवं चीन द्वारा घोषित की गई है। कंचनजंगा दूसरी चोटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कंचनजंगा की बात करें तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम में है, भारत में है, और यह भी हिमालयन रेंज में है। तो बृहद हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं उनमें दो को याद रखना है। पहला आपको माउंट एवरेस्ट, दूसरा कंचनजंगा जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद कई अन्य हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि जब बात करते हैं हिमालय की तो ट्रांस हिमालय के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांस हिमालय आप देखते हैं तो हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी मानी जाती है। कैलाश पर्वत का आप नाम सुनते होंगे, भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। तो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में जो है वो कैलाश पर्वत आपको देखने को मिलता है। अन्य नाम जो है इसका तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ प्रमुख श्रेणियों की यदि इसमें बात करें तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी, ये सभी जो श्रेणियां हैं ये ट्रांस हिमालय का भाग हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ चीजें और हैं जो आप प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से देख सकते हैं, और इसके बाद पुनः हम बृहद हिमालय के अन्य फैक्टरों के बारे में बढ़ते हैं। सबसे पहले हिमालय की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से क्या है? नवीन बलित पर्वत है, आपने पढ़ा है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी है। महान हिमालय के वलय की आकृति क्या है? असममित है। ठीक है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त कहाँ से करता है? हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है कौन सी? प्राचीनतम श्रेणी है बृहद हिमालय श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी किसका भाग है? काराकोरम ट्रांस हिमालय का भाग है, अभी आपने देखा। ठीक है, इसके साथ साथ हिंदू धर्म का वह पवित्र पर्वत जो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, आपने देखा कैलाश पर्वत की बात हो रही है। इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन बनाती है, तो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? लगभग 150 किलोमीटर है, और कश्मीर में यदि हम बात करें तो लगभग 400 किलोमीटर है। तो यदि आपसे यही पूछ लिया जाए एक प्रश्न मुख्य परीक्षा में कि जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं हिमालय की जो चौड़ाई हो बढ़ती जाती है, क्यों? तो आपका क्या जवाब होगा? तो इस पे थोड़ा सा विचार करिएगा। ठीक है, और आगे उत्तर लेखन के कार्यक्रम में इस पर मैं बात करूंगा। पामीर की गांठ कहाँ स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत एवं दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रमशः कब हुई थी? सेनोजोइक काल तथा क्रिटेशियस काल में हुई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट है कुछ जो आपको पता होना चाहिए। अब बृहद हिमालय से संबंधित कुछ जुड़े हुए फैक्टों को हम देख लेते हैं और उसके बाद उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हम देखने वाले हैं। अब बृहद हिमालय से जुड़े हुए जो विशिष्ट फैक्ट हैं, सबसे पहले इसी को ग्रेट महान हिमाद्री या आंतरिक हिमालय कहा जाता है। हिमालय की दूसरी सबसे प्राचीन श्रेणी है। इसका निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ है, ओलिगोसीन काल में हुआ है। अन्नपूर्णा, धौलागिरी चोटी क्रमशः नेपाल के उत्तर मध्य और मध्य क्षेत्र में स्थित हैं, जो इसकी महत्वपूर्ण चोटियां हैं। अब बात हो रहा है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार परीक्षाओं में यहाँ से बहुत अच्छे से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके पास भी एटलस होगा, नहीं होगा तो प्लेन मैप आपके पास होगा, आता है यदि नहीं है तो खरीद लीजिएगा और उस पर अब मार्किंग आपको करनी है। सबसे पहली बात, यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे एक मैप दिख रहा होगा भारत का और यहाँ पे कुछ श्रेणियों का जिक्र हुआ है। जैसे सबसे ऊपर पामीर गांठ आपको दिख रही होगी, पामीर ग्रंथ दिख रही होगी, यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत श्रेणी दिख रही होगी,
यहाँ पे कुनलुन पर्वत श्रेणी दिख रही होगी, और इसके नीचे जब आप आते हैं जहां से ये भारतीय भूभाग दिखता है तो आपको दिखता है काराकोरम श्रेणी। सबसे पहले कौन सी श्रेणी दिखती है? ये है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम के बाद कौन सा है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख के बाद कौन सा है? जंस्कर श्रेणी। जंस्कर के बाद कौन सा है? पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल के बाद कौन सा है? शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो इनका क्रम क्या हो गया? क्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जंस्कर, चौथा पीर पंजाल, और अगला है शिवालिक। तो ये आपको क्रम पता होना चाहिए, हमेशा इनका क्रम याद रखना है कि काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, ये इनका क्रम है जो पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो अन्य तथ्य हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। ये तो इनका क्रम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कैलाश श्रेणी आपको देखने को मिल रहा है। फिर जब आप उत्तराखंड में आते हो तो आपको दो पर्वत देखने को मिल रहे हैं, और ये दोनों पर्वत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कामेत पर्वत, और दूसरा कौन सा देखने को मिल रहा है? नंदा देवी पर्वत देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर जब आप बढ़ते हो पूर्वोत्तर भारत की तरफ तो आपको देखने को मिलता है, पूर्वोत्तर भारत में आपको कई सारी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। और विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ियां आप देखती हैं वहां के अस्थायी जनजातियों के नाम पर होती हैं। ठीक है, जैसे डफला पहाड़ी आप देख रहे हो, डफला पहाड़ी, नामचा पर्वत आप जानते ही हो। ठीक है, फिर इसके बाद हो रहे मिसमी पहाड़ी, पटकाई बुम, नागा पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, गारो खांसी जयंतिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। गारो खांसी जयंतिया का कई बार क्रम पूछा जाता है, इसमें कई नागालैंड के भी हम पर्वतों को जोड़ लेते हैं, तो इनका क्रम कई बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो गारो खांसी जयंतिया में पहला आएगा गारो, दूसरा आएगा खांसी, तीसरा आएगा जयंतिया। ये क्रम याद रखिएगा कि ये जो क्रम है ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है गारो खांसी जयंतिया का। और यदि आपसे पूछ रहे डफला पहाड़ी कहाँ देखने को मिलेगी, आप बताओगे अरुणाचल प्रदेश। मिसमी कहाँ पे देखने को मिलेगा? मिसमी होगा, यहाँ पे अबोर नामक पर्वत होगा, ये सभी कहाँ देखने को मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। पटकाई बूम हो गया, फिर नागा पहाड़ियां हो गया नागालैंड, मिजो पहाड़ियां मिजोरम, और गारो खांसी जयंतिया मेघालय। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है लघु हिमालय की। ठीक है, लघु हिमालय से संदर्भित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब लघु हिमालय के बारे में जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, इसका अन्य नाम है मध्य हिमालय। लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय 3700 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई पर विस्तृत है। इसकी जो चौड़ाई है वो 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर देखने को मिलती है, और इसका जो निर्माण है ये मध्य मायोसीन काल में हुआ है। ठीक है, तो इसका निर्माण हमने देख लिया, इसकी अवस्थिति देख ली हमने, और इसका अन्य नाम देख लिया। इसमें कौन कौन सी घाटियां हैं? इसमें कश्मीर घाटी है, इसमें कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां हैं। मतलब कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश की जो घाटियां हैं वो लघु हिमालय के अंतर्गत आती हैं, मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। पीर पंजाल जो है ये सबसे बड़ी श्रृंखला है, इस हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला है पीर पंजाल। और इसमें अन्य श्रृंखलाओं में यदि हम बात करें तो धौलाधर, महाभारत आदि इसकी अन्य श्रृंखलाएं हैं। तो ये तो बात हो गई लघु हिमालय की। लघु हिमालय के बाद यदि हम बात करते हैं तो ये नाम आता है बाह हिमालय की। ठीक है, बाह हिमालय या उप हिमालय, इसी को नवीन हिमालय या शिवालिक हिमालय या शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ प्रसिद्ध दून हैं। ठीक है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आदि। इसका निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ है। शिवालिक जो है ये हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ इसकी जो ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर है, और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर देखने को मिलती है। दून की यदि हम बात करें तो लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित जो लंबवत घाटी है उसको दून कहते हैं। तो ये भी आपको पता हो गया। ठीक है, तो तीनों हिमालय के बारे में हमने देख लिया। बाह हिमालय भी आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है हिमालय का भौगोलिक विभाजन। अब हिमालय का जब भौगोलिक विभाजन करते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
ये कई बार क्रम लगाने को आ जाता है, इसमें से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा और अच्छे से इसको रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हिमालय का भौगोलिक विभाजन, वर्गीकरण। सबसे पहले नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर जब हम बात करते हैं तो हिमालय को जब हम देखते हैं पश्चिम से पूर्व, तो 4 प्रकार के हिमालय देखने को मिलते हैं। पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। तो याद रखना है, हिमालय का जब वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर होता है तो 4 प्रकार से हम वर्गीकरण करते हैं। पंजाब हिमालय में बात करें तो सिंधु नदी, सतलज नदी, ये आपको पता होगा। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य जो विस्तारित हिमालय है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, किसके मध्य? सिंधु और सतलज के मध्य। ये आपका सिंधु हो गया, ये आपका सतलज हो गया। तो इनके मध्य ये जो हिमालय विकसित है या हिमालय है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। फिर बात आती है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय क्या है? सतलज नदी और काली नदी। अब सतलज ये थी, ये आपकी काली नदी आ गई। सो सतलज और काली नदी के बीच जो विस्तारित हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ठीक है, अब आगे जब बढ़ते हैं तो बात आती है नेपाल हिमालय की। नेपाल हिमालय की बात करें तो काली नदी और तीस्ता नदी, अब काली के बाद चौथी आ गई तीस्ता, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच विस्तारित हिमालय को हम क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय बोलते हैं। फिर बात आती है असम हिमालय की। तो असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी, तीस्ता के बाद क्या आ गया? दिहांग। तो तीस्ता और दिहांग के बीच विस्तारित हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। अब इनके नदियों के बारे में भी आपको यही क्रम याद कर लेना है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व का क्रम याद कर लेना है कि सबसे पहले सिंधु नदी, सिंध के बाद सतलज नदी, सतलज नदी के बाद काली नदी, काली नदी के बाद तीस्ता नदी, तीस्ता के बाद दिहांग। क्या है? सबसे पहले सिंधु नदी, सिंधु के बाद सतलज, सतलज के बाद काली, काली के बाद तीस्ता और तीस्ता के बाद दिहांग। ये नदियों का क्रम भी आप पश्चिम से पूर्व याद रख लीजिएगा और इन पहाड़ियों का भी क्रम याद रख लीजिएगा। यह भी याद रखिएगा कि किसके किसके बीच जो नदी है, दो नदियों के बीच विस्तृत हिमालय को क्या कहते हैं। जैसे सिंधु सतलज पंजाब, सतलज और काली कुमायूं, काली और तीस्ता नेपाल, तीस्ता और दिहांग असम हिमालय। तो ये आपका रट जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे पर्वत श्रेणियां आपको दिख रही हैं काफी सारी। ठीक है, काफी सारी दिख रही हैं। इसको मैं छोटा इसलिए कर रहा हूं जिससे सारी चीजें एक बार में आपकी यहाँ पे दिख जाएं, उस आधार पे इसको रखना है। चले, अब यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत सारी पहाड़ियां। आपके पास एटलस होगा, आप भी देखते होंगे, उसमें इस तरह से फिजिकल मैप आप खोलते होंगे, इस तरह से आपको दिखते होंगे और यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। मैंने आपको अभ्यास कराया भी है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले यदि हम देखें तो एक क्रम ये पूछ लिया जाता है कि यदि हम उत्तर से दक्षिण इनका क्रम दे दिया जाता है, अरावली, बिंद, सतपुरा, अजंता दे दिया और बोल दिया कि इनको उत्तर से दक्षिण में क्रम में लगाएं, तो सबसे पहले अरावली, बिंद, सतपुरा, अजंता, ये क्रम आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या दिया जाता है? अक्सर जो दिया जाता है वो दे दिया जाता है कि पश्चिम से पूर्व क्रम, और उसमें आ जाता है अरावली, बिंद, कैमूर, हजारीबाग पहाड़ और मिजो हिल्स, इस तरह से नाम दे देते हैं और इनको बोल देते हैं कि इनको पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाएं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है एक बार इनको अवश्य पूरा देख लीजिएगा। इनके बारे में तो अभी हमने बात किया था, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, ठीक है, शिवालिक, तो वो ऊपर के वही हो गए। फिर अरावली है, बिंद पर्वत है, कैमूर पहाड़ी है, हजारीबाग पठार है, फिर है सतपुरा पर्वत श्रृंखला, फिर आपको देखने को मिलता है रामगढ़ पहाड़ियां। और यदि हम बात करें पूर्वी घाट की तो आपको गढ़जात पहाड़ी, मलयगिरी पहाड़ी, दंडकारण्य क्षेत्र, फिर आपको नल्ला मलाई की पहाड़ी, फिर इसके बाद देखने को मिलता है जवादी पहाड़ियां, सेवराय पहाड़ियां, ये देखने को मिलती हैं। इसी तरह से जब आप पश्चिमी घाट पे जाते हो तो हरिश्चंद्र श्रृंखला आपको याद रखना है। ठीक है, सतमाला याद रखना है, हरिश्चंद्र याद रखना है, गिर की पहाड़ियां याद रखना है, दोदा बेट्टा याद रखना है, अन्नामलाई पहाड़ियां याद रखना है, काडरमम पहाड़ी याद रखनी है। तो जब आप पूर्वी और पश्चिमी घाट पढ़ते हो ना तो इसमें से ज्यादातर पहाड़ियां आपकी कवर हो जाती है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी के समय में सिर्फ इतना याद रखना है कि इनका क्रम अरावली, बिंदु, सतपुरा, सतमाला, अजंता, इनका क्रम आपको पता होना चाहिए। दूसरा अरावली, बिंद, कैमूर, रामगढ़ की पहाड़ियां, हजारीबाग पहाड़, इनका एक क्रम याद रखना चाहिए। तो कम से कम 3-3 इसमें आप याद रख सकते हो, इससे आपकी चीजें बेहतर रहेंगी। ठीक है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो पढ़ाया जाए। ठीक, अब यहाँ पे बात हो रही है प्रायद्वीपीय पठार की। ठीक है,
प्रायद्वीपीय पठार की बात हो रही है। सबसे पहली बात, प्रायद्वीपीय पठार से जुड़े हुए तथ्यों की। आप जानते हैं कि मेज की आकृति के समान एक स्थल है जिसके बारे में बात हो रही है, और यदि हम बात करें तो यह क्रिस्टलीय आग्नेय शैलें और रूपांतरित शैलों से मिलकर बना है। मुख्य भाग की यदि हम बात करें तो मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार देखने को मिलता है। गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण इसका निर्माण हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अब अरावली श्रेणी की बात कर लेते हैं। अरावली श्रेणी के बारे में अक्सर प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अरावली के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जब बात करेंगे अरावली तो विस्तार क्षेत्र गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। मतलब अरावली का जो विस्तार है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है। इसकी विशेषता क्या है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यह आपको पता होना चाहिए। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो गुरु शिखर आपको देखने को मिलता है। राजस्थान का एक जिला है सिरोही, राजस्थान के सिरोही जिले में ये देखने को मिलता है। भारत में अरावली, विंध्याचल, सतपुरा आदि अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। तो भारत में अरावली के साथ साथ कई सारे अन्य जो हैं वो इस तरह के अवशिष्ट पर्वत देखने को मिलते हैं। फिर बात आती है सतपुरा श्रेणी के बारे में। सतपुरा श्रेणी के बारे में अक्सर प्रश्न बनते हैं जो कि नदियों से संदर्भित होते हैं। अभी मैं बात करूंगा। सबसे पहली बात, सतपुरा श्रेणी, इसकी यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। दक्कन पठार का एक भाग है यह, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़, जो कि पंचमढ़ी में स्थित है, ठीक है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? धूपगढ़ है। और सतपुरा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके उत्तर में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, और इसके दक्षिण में एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं ताप्ती। तो यदि क्रम में कभी ऐसे दे दिया जाए, मान लो कुछ भी दिया है, अरावली, बिंद, सतपुरा ऐसे दिया है और आपको लिखा है नर्मदा, सतपुरा, ताप्ती, तो आप इतना याद रखिएगा कि उत्तर में नर्मदा नदी पड़ती है और दक्षिण में ताप्ती नदी पड़ती है। ये फैक्ट है, जरूर से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं तो अन्य पहाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले पश्चिमी घाट के बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी घाट की जब बात करते हैं तो इसका अन्य नाम क्या है? सह्याद्री है। औसत ऊंचाई की बात करें लगभग 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। सर्वोच्च चोटी इसकी है अनाईमुड़ी, जो कि केरल में है, ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियों पे है। विस्तार क्षेत्र कहाँ है? गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्थलाकृतियां यदि हम बात करें तो इसका पश्चिमी ढाल जो है वो तीव्र एवं खड़ा है, और पूर्वी ढाल जो है वो मध्य और आप कह सकते हैं मध्य और सीढ़ीनुमा है। निर्माण यदि बात करें, बेसाल्ट और ग्रेनाइट नीच शैलों से इसका निर्माण हुआ है। और आप जानते हैं यह एक ब्लॉक पर्वत का जो है निर्माण है, ब्लॉक पर्वत इसको बोलते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि अरब सागर में अपसमूलन द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ है। इसके निर्माण में अरब सागर की महती भूमिका है। जब आप प्लेट विवर्तन की पढ़ोगे तो वहां पे चीजें आपकी ये स्पष्ट होंगी। अब बात आती है नल्ला मलाई की पहाड़ियां। अब ये नल्ला मलाई की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? नल्ला मलाई की पहाड़ियां हैं कृष्णा एवं पेन्नरू नदी के किनारे। कहाँ पे हैं? कृष्णा और पेन्नरू नदियों के मध्य में आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। तो ये दोनों नदियां आपको पता होना चाहिए, कृष्णा और पेन्नरू। पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य ये विस्तारित है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर अब बात आती है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ हैं? तो सबसे पहली बात, यदि आपसे पूछ लिया जाए वह स्थल कौन सा है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आकर मिलते हैं, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां, और इसकी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेट्टा, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपकी होगी। अब इससे बढ़ते हैं आगे और अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एक पर्वत श्रृंखला, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, जैसे मैकाल श्रेणी। यहाँ पे कुछ पहाड़ियों को जो है ना वो दर्शाया गया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उन्हीं की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखाया गया है महादेव की पहाड़ियां, सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग। ये है महादेव की पहाड़ियां, ठीक है। इसका भाग है सतपुरा श्रेणी का विस्तार है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है महादेव की पहाड़ियों के बाद मैकाल श्रेणी, और मैकाल श्रेणी जो है ये सतपुरा पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है, छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है। फिर आपको देखने को मिलता है गढ़जात पहाड़ियां, और गढ़जात पहाड़ियां कहाँ पे हैं? गढ़जात पहाड़ियां हैं उड़ीसा राज्य में। तो राज्य अवश्य याद रखिएगा,
फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है रामगिरी की पहाड़ियां, और रामगिरी की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में ये स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद अगला महत्वपूर्ण आता है सियोराय की पहाड़ियां, ये तमिलनाडु के सलेम जिले में है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है कार्डरमम की पहाड़ियां, और कार्डरमम की पहाड़ियों की बात करें तो केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में और तमिलनाडु में ये आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये जो पहाड़ियां हैं विशेष रूप से इनका नाम याद रखना है कि किस राज्य में आती हैं। जैसे मैकाल श्रेणी कहाँ पे आती है? छत्तीसगढ़ में आती है। गड़जात पहाड़ियां कहाँ पे देखने को मिलता है? ओडिशा में देखने को मिलता है। रामगिरी की पहाड़ियां कहाँ देखने को मिलती हैं? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती हैं। शिवराय की पहाड़ियां कहाँ देखने को मिलती हैं? तमिलनाडु में देखने को मिलती हैं। कार्डमम की पहाड़ियां कहाँ देखने को मिलती हैं? ये भी केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलती हैं। फिर महादेव की पहाड़ियां, ये भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। तो इनका नाम भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ इनकी अवस्थिति भी यदि याद रखते हैं तो बेहतर है। अब यहाँ पे कुछ पर्वत चोटियों की बात हो रही है, ठीक है। तो कुछ पर्वत चोटियों के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट जो है इसकी अवस्थिति जो है वो नेपाल देश में है, और ये विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर आपको देखने को मिलती है। ये तो हो गया माउंट एवरेस्ट। फिर इसके बाद बात आती है केटू की। केटू की जब बात करते हैं, केटू का अन्य नाम है गार्डविन ऑस्टिन, माउंट गार्डविन ऑस्टिन। ये भारत का सर्वोच्च शिखर है और ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। अवस्थित कहाँ पे है? काराकोरम श्रेणी पे अवस्थित है। इसके बाद बात आता है कंचनजंगा की। कंचनजंगा की जब हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कंचनजंगा के संदर्भ में कि कंचनजंगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। दूसरी बात कहाँ पे स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है भारत में, और इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। ये कंचनजंगा हो गया। कंचनजंगा के बाद बात आता है नंदा देवी की। नंदा देवी के बारे में बताते हैं कि भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है और संपूर्ण क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यहाँ पे ऊंचाई 7,816 मीटर है। मतलब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान सभी को घोषित किया गया है और ऊंचाई है 7,816 मीटर। भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि भारत में कोयले का विशाल भंडार कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना शैल में पाया जाता है। करेवा भू आकृतियां कहाँ पाई जाती हैं? कश्मीर हिमालय में पाई जाती हैं। विश्व में सबसे नवीन बलिष्ठ पर्वतों से संबंधित कौन है? हिमालय पर्वत श्रेणी। और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की खेती को घोषित क्या किया गया था? वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से पर्वत हमने देखे? हमने पर्वत चोटियों में यदि बात करें तो माउंट एवरेस्ट देखा हमने, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत हमने देखा केटू, ठीक है। फिर यदि हम बात करते हैं दूसरा सबसे ऊंचा कंचनजंगा हमने देखा, नंदा देवी हमने देखा। तो इन सभी के बारे में पता होना चाहिए, संबंधित राज्य आपको पता होना चाहिए। बस इसके बाद कोई भी समस्या आपको नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और दी हुई हैं, इसको भी हम यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? भारत की प्रमुख चोटियां। अब भारत की प्रमुख चोटियां जो हैं ये आपके पास मैप होना चाहिए। आपको इसको हाईलाइट अपने मैप में, अपने एटलस में करना है। सबसे पहली बात गासेरबुरुम, इसका अलग अलग नाम है। कहीं कहीं ग्रेसरबुरुम कहते हैं, कहीं कहीं गासेरबुरुम कहते हैं, ठीक है। तो कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद है उसी के नीचे आपको देखने को मिलता है सालतारो कांगड़ी। फिर आपको देखने को मिलता है बोर्ड पीक। फिर आपको देखने को मिलता है नंगा पर्वत। और फिर आपको देखने को मिलता है केटू या गार्डविन ऑस्टिन। ये केटू या गार्डविन ऑस्टिन आपको देखने को मिल रहा है। फिर जब आप आते हो प्रायद्वीपीय भारत में, गुरु शिखर आपको देखने को मिल रहा है, सिरोही जिला। फिर आपको देखने को मिल रहा है गोरखनाथ। फिर आपको देखने को मिल रहा है आगे धूपगढ़। फिर आपको देखने को मिला मलयगिरी, पारसनाथ, और उत्तराखंड में यदि हम बात करें बद्रीनाथ पर्वत, नंदा देवी पर्वत, ठीक है। फिर इसके बाद सिक्किम चले जाते हैं। सिक्किम में आपको कंचनजंगा देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आप देखते हैं तो नोकरेक आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे यदि हम बात करें सारामती आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आप देखते हैं ब्लू पीक, ये आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो जो अब आपके लिए जरूरी है वो आपके हैं इन दोनों
आप कह सकते हो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो जो भी यहाँ पे पर्वत दिख रहे थे उनसे ज्यादा जरूरी अब आपका ये है, ठीक है। तो मेघालय का जैसे पूर्वोत्तर की यदि हम बात करें तो पूर्वोत्तर में आपको देखने को मिल जाएगा, ये हो गया मेघालय, ये हो गया नागालैंड, सारामती नागालैंड में है, और ब्लू पीक जो है ये मिजोरम में है। तो पूर्वोत्तर के 3 याद रखना है, ठीक है। पहला मेघालय में नोकरेक, सारामती की यदि हम बात करते हैं ये देखने को मिलेगा नागालैंड में, ब्लू पीक की यदि बात करते हैं तो ये देखने को मिलेगा मिजोरम में। तो पूर्वोत्तर के तीनों याद रखिएगा, नोकरेक, सारामती और ब्लू पीक, ठीक है। एक है मेघालय, एक है नागालैंड और एक है मिजोरम। अब यहाँ पे जो आपको याद रखनी है वो इनका क्रम याद रखना है, क्योंकि कई बार पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से जुड़े हुए जब पर्वतों की बात आती है तो इनका क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहली बात यदि हम गुजरात से शुरुआत कर लें, गोरखनाथ, फिर आपको देखने को मिलता है कलसूबाई, कलसूबाई के बाद महाबलेश्वर, महाबलेश्वर के बाद ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी के बाद कुद्रेमुख, कुद्रेमुख के बाद दोदा बेट्टा और दोदा बेट्टा के बाद अनाईमुड़ी। इनका क्रम याद रख लीजिएगा इन पर्वतों का, उत्तर से दक्षिण, गोरखनाथ, कलसूबाई, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, इसके बाद कुद्रेमुख, दोदा बेट्टा और अनाईमुड़ी। ये जो कलसूबाई से लेकर है ये क्रम आपको हमेशा याद रखना चाहिए, कलसूबाई, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, कुद्रेमुख, दोदा बेट्टा और अनाईमुड़ी। इसी तरह से जब आप बात करते हो पूर्वी घाट की तो यहाँ पे महेंद्रगिरी आपको याद रखना है, महेंद्रगिरी से इसकी चर्चा अक्सर होती है। और महेंद्रगिरी के बाद यदि मैं बात करूं तो उसके ऊपर आप चले जाइएगा मलयगिरी, पारसनाथ, ये 3 आप याद रखिएगा। लेकिन पूर्वी घाट में जब आप बात करते हैं तो यहीं से चर्चा शुरू होती है महेंद्रगिरी से। तो ये पर्वत कहाँ पे हैं, इनकी अवस्थिति क्या है, आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में। एक दिन करंट अफेयर्स में हमने इसकी चर्चा भी किया है, भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में चर्चा भी किया है, और आज की जो चर्चा है वो यहीं पर मैं समाप्त भी करूंगा। भारत की प्रमुख घाटियों पर प्रयास यही रहेगा। देखते हैं सबसे पहली बात कि प्रमुख घाटियों से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से होते हैं। दे दिया गया 4 घाटियों के नाम दे दिया गया, आपको बोल दिया गया कि इनको क्रम में लगाएं। तो इस तरह के प्रश्न आपको प्रमुख घाटियों से संदर्भित देखने को मिलते हैं। अब इसमें सबसे पहले यदि हम देखें तो कुल्लू घाटी आपको देखने को मिलती है। कुल्लू घाटी कहाँ पे अवस्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कुल्लू घाटी जो है ये किन 2 श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो आपको याद रखना है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य आपको कुल्लू घाटी देखने को मिलती है। इसके बाद आता है जुकू घाटी। जुकू घाटी की बात करें तो इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिलता है नागालैंड में। यूथोंग घाटी, इसके बारे में भी करंट अफेयर्स में मैंने बताया। यूथोंग घाटी ये कहाँ अवस्थित है, तो ये गंगटोक सिक्किम में अवस्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, और इसका अन्य नाम है हार्ट स्प्रिंग, ठीक है। इसके बाद आता है नेलोंग घाटी। नेलोंग घाटी की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा भारत चीन सीमा के निकट उत्तराखंड में ये आपको देखने को मिलता है। और इसमें आप जानते हो घटनाक्रम में याद रखना है तो 2015 में पर्यटकों के लिए इसको खोला गया था। 1962 के युद्ध के दौरान नागरिकों के लिए ये बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः इसको खोल दिया गया है क्योंकि इसे टूरिज्म प्रमोट होता है, ठीक है। इसके बाद मरखा घाटी आता है, लद्दाख में है। सांगला घाटी आता है, किन्नौर हिमालय में देखने को मिलता है। सेब की एक विशेष प्रकार की आप कह सकते हो प्रजाति या वैरायटी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। अब भारत के प्रमुख दर्रों की बात हो रही है, भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आइए चलिए घाटियों के बाद अब दर्रों के बारे में देख लेते हैं। दर्रों के बारे में जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होगा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा की बात करते हैं तो ये जांस्कर श्रेणी में आपको देखने को मिलता है और विशेष रूप से श्रीनगर से लेह को जोड़ने का ये कार्य करता है। इसकी विशेषता क्या है, जोजिला दर्रा की श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो याद रखिएगा यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है तो जोजिला दर्रा आपको देखने को मिलेगा। फिर बात आती है बनिहाल दर्रा। इसकी विशेषता क्या है, जवाहर सुरंग की अवस्थिति जो है यहीं पर आपको देखने को मिलती है और जम्मू से श्रीनगर जाने का जो मार्ग है वहां पर आपको प्रमुख रूप से ये दर्रा देखने को मिलता है। शिव किला की बात करें, हिमाचल में स्थित है, आप जानते हैं, और इसकी विशेषता क्या है, शिमला से तिब्बत जाने का जो मार्ग है वो यही है, शिव किला दर्रा। इसके बाद आता है पीर पंजाल। पीर पंजाल की बात करें जम्मू कश्मीर में है और कुलगांव से कोठी जाने का जो मार्ग है वो पीर पंजाल से होकर जाता है। अब इनकी बात कर लेंगे हम एक एक करके इस मैप में। सबसे पहले जब दर्रों की बात कर रहे हैं आप देख रहे होंगे जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, बनिहाल दर्रा। फिर आता है बाड़ा राचा दर्रा,
फिर आप आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा नीति दर्रा उत्तराखंड में, ठीक है, लिपुलेख हो गया, ठीक है, माना दर्रा हो गया, ये सारे के सारे हो गए। सिक्किम की बात करते हैं, नाथुला दर्रा आ जाता है, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी कई सारे दर्रे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। तो दर्रों से संदर्भित जो ज़्यादातर प्रश्न आते हैं वो आपको हिमाचल प्रदेश याद रख लेना है, हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए दर्रे आपको याद रख लेना है, सिक्किम से जुड़े हुए दर्रे, उत्तराखंड से जुड़े हुए दर्रे, कई बार मैंने आपको बताया है और ये पीडीएफ भी आपको दूंगा, तो यहाँ भी चित्र में दिख रहा है, तो संबंधित राज्य आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने एक दिन आपको बोला था कि ये जो पश्चिमी घाट के दर्रे हैं इनके क्रम को बताएं, तो इनका क्रम आज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, फिर इसके बाद नीचे आता है सेनकोट्टा गैब, तो ये याद रखना है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, तीन दर्रे आपको ये प्रमुख रूप से याद रखना है। लास्ट में आपको सेनकोट्टा गैब भी याद रखना है, तो ये भी आपको, इनका भी क्रम आपको याद रखना है। दर्रों में जब बात करते हैं पश्चिमी घाट की तो आपको क्रम याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया एक एक प्रदेश के दर्रों की सूची, जैसे लद्दाख, लद्दाख की बात करें तो काराकोरम, जोजिला, खारदुंगला, चांगला, ये दर्रा देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यांगजी दीवान, रोहतांग, बारालाचा, सिपकिला, भाभा, मणिरंग, पारंगला, ये दर्रा देखने को मिलता है। फिर इसके बाद सिक्किम की बात करते हैं तो नाथुला और जेलेपला दर्रा देखने को मिलता है। उत्तराखंड की जब बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा माना, मुलिंगला, नीति, कुंगरी भिंगरी, रालाम, सिरला और लिपुलेख, इनमें से कुछ आप नए नाम भी सुन रहे होंगे, तो इसको हूबहू नोट कर लेना है। जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें तो पीर बंजाल और बनिहाल देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सेला, बॉमडिला, यांगयाप और दिफू दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। तो इसको इसी तरह से आपको नोट कर लेना है जैसे यहाँ पे अवस्थिति में दिखा रहा हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं। लद्दाख की बात करें काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला, चांगला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश यांगजी दीवान, पारंगला, मणिरंग, भाभा, बाड़ालाचा, सिपकिला और रोहतांग। सिक्किम की बात करें तो नाथुला और जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश की यदि हम बात करें बॉमडिला, यांगयाप, सेला और दीफू। जम्मू कश्मीर की बात करें पीर पंजाल और बनिहाल। उत्तराखंड की बात करें मुलिंगला, नीत, कुंगरी भिंगरी, रालाम, सिरला, नामा और लिपुलेख, ठीक है। तो ये प्रमुख दर्रे हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखनी है आपको, जैसे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों में यदि हम बात करें तो लिपुलेख दर्रा का नाम आता है सबसे प्रमुख, क्योंकि ये भारत चीन सीमा पर अवस्थित है। इसी तरह से माना दर्रा, माना दर्रा की यदि हम बात करें इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे डुंगरीला या चिरबितियाला, किसके नाम है? माना दर्रा के नाम है। इसका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर श्रेणी के पूर्वी छोर तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। भारत और तिब्बत के मध्य अवस्थित है। अब बात हो रही है सिक्किम राज्य से संबंधित दर्रों की। सिक्किम राज्य से संबंधित दर्रों की बात करें तो नाथुला समुद्र तल से लगभग 4404 मीटर की ऊंचाई पर है और भारत और चीन के मध्य तीसरा सीमा व्यापार, आप कह सकते हैं व्यापार पॉइंट है। फिर अगला है जेलेपला। जेलेपला की बात करें गंगटोक से लासा तिब्बत जाने वाले मार्ग से ये गुजरता है, आप कह सकते हो मार्ग में ये पड़ता है। दार्जिलिंग जाने का जो मार्ग है वो जेलेपला से ही होकर जाता है। आगे बात कर लेते हैं उत्तरी पूर्वी हिमालय के। जैसे आपको देखने को मिल रहा है तुजू दर्रा, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ अन्य दर्रे हैं, इनकी बात कर लेते हैं जो कम चर्चा में रहते हैं लेकिन परीक्षा के लिए घातक हैं। जैसे सबसे पहली बात यांगयाप, यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा अक्सर पुस्तकों में नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ। ये देखने को कहाँ मिलेगा? ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा और इसके निकट से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा यांगयाप दर्रा क्या है? यांगयाप दर्रा के पास से ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे देखने को मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में। बॉमडिला के बारे में आपको पता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ पे देखने को मिलता है? मणिपुर में देखने को मिलता है। इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने के मार्ग का जो गुजरना है वो इसी दर्रे से होकर जाता है। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा पांगसाड दर्रा। पांगसाड दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, भारत म्यांमार सीमा पर है। फिर आता है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, भारत म्यांमार सीमा पर स्थित। तो ये कुछ दर्रे हैं जिनके बारे में
आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आती है पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों के बारे में। अब पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में भी हमने देखा, तो उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है। सबसे पहले हमने देखा था थाल घाट, तो थाल घाट आ गया। थाल घाट की बात करें तो अवस्थिति इसकी क्या है, महाराष्ट्र। संबंधित तथ्य कौन है, मुंबई, नागपुर, कोलकाता सड़क और रेल मार्ग का गुजरना, तो ये इसी दर्रे से होकर जाता है। फिर है भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा की बात करें, इसका अन्य नाम है खांडला घाट, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इससे जुड़ा क्या है, मुंबई, पुणे, बेलगाम, चेन्नई रेल मार्ग और सड़क मार्ग इधर से ही होकर गुजरते हैं। अगला है पाल घाट दर्रा, ये देखने को मिलता है कहाँ पे, ये देखने को मिलता है केरल में। इसका अन्य नाम क्या है, पलक्कड गैप इसका अन्य नाम है। संबंधित तथ्य क्या है, कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर रेल मार्ग जो है सड़क मार्ग इसी से होकर जाते हैं। तो थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में, पाल घाट आपको देखने को मिल रहा है केरल में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ अन्य तथ्यों को देखकर अपनी चर्चा को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। ये कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, जैसे नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों में स्थित दर्रा कौन सा है। अभी आपने देखा था कि सबसे दक्षिण में जो है वो पाल घाट है, तो पाल घाट दर्रा होगा। भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान बंद किए गए जिस दर्रे को 2006 में खोला गया वो कौन सा है, नाथुला दर्रा। देवताल झील से संबंधित दर्रा कौन सा है, माना दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो आपको याद रखना है यांगजी दीवान, जो अरुणाचल प्रदेश, अभी आपने पढ़ा, ठीक है। फिर बात आता है खारदुंगला और बारालाचा दर्रा क्रमशः कहाँ स्थित है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। किंगरी बिंगरी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। इसके साथ साथ आपको बता दें उड़ीसा के गढ़जात पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति कौन है, गोंड जनजाति जो है वो यहाँ निवास करती है, ठीक है। कुछ और फैक्ट हैं, इनको भी देख लेते हैं। इसके बाद जो है आज की जो चर्चा है वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बाकी की चीज़ों को हम कल से देखेंगे, और कल से फिर भारत के प्रमुख हिमनद, भारत के प्रमुख पठार, भारत के तटीय राज्य और इसके बाद फिर द्वीप समूहों की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो आगे की जो चर्चा है वो कल की कक्षा में होगी। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन यदि आप क्योंकि ये कक्षा जो रिकॉर्ड हो रही है वर्ष 2022 के जुलाई माह में हो रही है, तो जुलाई माह में ही यदि आप कहेंगे तभी मिल पाएगी। उसके बाद सिर्फ आपको क्लास से काम चलाना होगा, ठीक है। धन्यवाद।